मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती, आज आपके लिए डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर ये वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आइए आज हम यहाँ देखते हैं डेप्रिसिएशन के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि हम किस तरह से जो व्यवहारिक प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ पंकजा कंपनी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रक्स यूज्ड बाय इट फॉर इट्स बिजनेस। ट्रक नंबर 1 was purchased on 1st January 2011 for rupees 20 lakh. Truck number 2 was purchased on 1st July 2011 18 lakh. Truck number 3 was purchased on 1st January 2013 for rupees 12 lakh. Truck number 4 was purchased on 1st July 2013 for rupees 20 lakh 50,000. You are requested to write up the motor vehicle account for the year from 2011 to 13. Depreciation is written of 20% per annum on the straight line method. तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करना है और हमारे लिए डेप्रिसिएशन की रेट जो दी है 20% दी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि मशीन या व्हीकल, मोटर व्हीकल अकाउंट किस तरह से बनेगा। हमने पहले इसका हेडिंग दिया ट्रक अकाउंट, तो ट्रक्स का अकाउंट बना। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2011 टू बैंक अकाउंट 20 लाख हमने परचेज़ किया हुआ है ट्रक को। और देखिए, जब बड़ा अमाउंट होता है तो हमें बैंक से ही ट्रांजैक्शन करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिखा है। नहीं तो हम अगर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम कैश अकाउंट भी लिखते हैं, पर हम बड़ी मोटर का मशीनरियाँ जो ख़रीदते हैं, प्लांट्स ख़रीदते हैं, तो बड़े अमाउंट्स का जो भी ट्रांजैक्शन है हमें बैंक के माध्यम से करना चाहिए, इसलिए हमने बैंक अकाउंट 20 लाख लिखा। और जुलाई 1 को 2011 में एक और हमने ट्रक ख़रीदा था, ट्रक नंबर 2, तो 2 बैंक अकाउंट नंबर 2 ट्रक को 18 लाख का। तो ये दोनों ट्रक हमने परचेज़ किए जनवरी और जुलाई में, और दिसंबर 31 2011 में हम अब इनका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ट्रक नंबर 1 पर 20%, 20 लाख का 20% आता 4 लाख, और 18 लाख का 20% हमारे लिए आता 1,80,000, 3,60,000। 3,60,000 का हाफ करेंगे, क्योंकि ये ट्रक हमने जुलाई महीने में ख़रीदा, इसलिए हाफ ईयर माने 6 मंथ का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फुल ईयर का होता है 3,60,000, 3,60,000, तो उसका हाफ माने 6 मंथ का हमने चार्ज किया 1,80,000। टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा दोनों ट्रक का मिला करके निकलता है, जो हमने आउटर कॉलम में दिखाया 5,80,000। इसके पश्चात इसका बैलेंस देखेंगे। अब हमारे पास ट्रक की वैल्यू क्या बची, तो 20 लाख में से हमने 16 लाख रुपए, 16 लाख को माइनस की 4 लाख को माइनस किया तो बैलेंस आता है 16 लाख। और 18 लाख में से 1,80,000 को माइनस किया तो हमारे पास आता है 16,20,000। तो ये हमारी बचे हुए बैलेंस बचे ट्रक नंबर 1 और 2 के। तो टोटल वैल्यू अब हमारे पास असेट्स की हो गई है 32,20,000, जो हमने नेक्स्ट ईयर में यहाँ 2012 में ट्रांसफ़र कर दी। तो बैलेंस 16 लाख और 16,20,000 यहाँ पर हमने दिखा दिया है, ट्रक नंबर 1 और ट्रक नंबर 2, टोटल 32,20,000। अब फिर हम ईयर एंड में माने 31 दिसंबर 2012 को इन ट्रक्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ट्रक नंबर 1 4 लाख, ट्रक नंबर 2
3,60,000। तो इस तरह से इस साल हमने जब ट्रक नंबर 2 का लिखा तो ट्रक नंबर 2 पर भी पूरा ईयर का फुल ईयर का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 4 लाख और 3 7,60,000 बाई बैलेंस CD। तो ट्रक नंबर 1 का बैलेंस अब बचता 16 लाख में से 4 लाख गया तो 12 लाख रुपए, और 16,20,000 में से हमारा 3,60,000 जो 3,60,000 है वो जब माइनस किया तो 12,60,000 हमारे पास बैलेंस बचता है। तो ये टोटल हमारा जो बैलेंस है 2012 में वो होता है 24,60,000 बैलेंस बचा। माने अब हमारी असेट्स की डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू कितनी बची 24,60,000, और दोनों साइड का हम टोटल लगाते हैं 32,20,000 32,20,000। ये सेकेंड ईयर होगा। अब देखते हैं हम थर्ड ईयर में नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर देखते हैं हम 2013 में बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट ट्रक नंबर 1 का 12 लाख और ट्रक नंबर 2 का 12,60,000। अब 2013 में फिर से हमने ट्रक नंबर 3 को परचेज़ किया टू बैंक अकाउंट 12 लाख, और फोर्थ ट्रक हमने परचेज़ किया टू बैंक अकाउंट 20,50,000। अब यहाँ पर हमने चारों ट्रक का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो फर्स्ट ट्रक में 4 लाख, सेकेंड ट्रक में 3,60,000, फोर्थ ट्रक भी 1 जनवरी को ख़रीद लिया था तो पूरा साल भर चला है, इसलिए 2,40,000 20% निकला 12 लाख का। और 20,50,000 में जो फोर्थ ट्रक हमने परचेज़ किया वो जुलाई में किया था, इसलिए ये 6th मंथ चला। तो 6 मंथ में हमने हाफ किया, इसको 20% आता है हमारा 41 लाख, तो उसका हमने हाफ किया तो 2,05,000 हमारा यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा। और यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट हुई 12,05,000, और इसके बाद हम इन अमाउंट्स में से ये डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आएंगे 12 लाख में से 4 लाख माइनस किया 8 लाख, 12,60,000 में 3,60,000 माइनस किया 9 लाख, 12 लाख में से 2,24,000 माइनस किया तो हमारे पास 9,60,000 बचता है, और 20,50,000 में 2,05,000 माइनस किया तो हमारे पास 18,45,000 बैलेंस बचता। टोटल बैलेंस हमारी असेट्स के अब जो 2013 में है 45,05,000 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा 3 सालों का मशीनरी अकाउंट, या हमारा जो कहने चाहिए ट्रक है तो ट्रक्स अकाउंट जो है यहाँ पर ओपन हुआ। तो आपने ये देखा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से किस तरह से डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे और उनका अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। तो हमारी असेट्स का डेप्रिसिएशन अकाउंट हम इस तरह से जो है ट्रक्स का जो मशीनरी है असेट्स का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, ए फार्मर परचेज्ड ए सेकंड हैंड मशीन ऑन 1 April 2009, पेड ₹14 lakh for on it overhauling and installation spent ₹2 lakh. On 1st October 2009, another machine costing ₹8 lakh was purchased. On 1st October 2011, the machine purchased on 1st April 2009 was disposed of for ₹10,40,000 and new machine costing 20 lakh was installed. Depreciation was provided at the rate of 10% per annum by straight line method. Give the machinery account and depreciation account for 3 years. आइए अब हम इसको देखते हैं किस तरह से हम मशीनरी का अकाउंट मेंटेन करेंगे। देखिए मशीनरी अकाउंट हमने यहाँ पर ओपन किया
और सबसे पहले 2009 में बैंक से हमने जो परचेज़ किया तो टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट 14 लाख। अब इसके ऊपर हमने जो इंस्टॉलेशन और ओवरहॉलिंग के चार्जेस लगाए वो 2 लाख थे, तो ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। इसलिए अब हमारी जो मशीन है वो कितने की कहलाएगी, 16 लाख का कॉस्ट होगा। और अक्टूबर 2009 में हमने एक और मशीन खरीदी तो टू बैंक अकाउंट 8 लाख। अब यहाँ पर 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10%, 16 लाख का फुल ईयर चली मशीन इसलिए 1,60,000, और जो सेकंड मशीन है वो 6 मंथ चली 10% ऑफ 8 लाख फॉर 6 मंथ, तो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 40,000। अब इसके बाद हमारा जो टोटल है डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इस ईयर में हमारा 2 लाख हुआ। अब 16 लाख में से हमने 1,60,000 माइनस किया तो 14,40,000 बैलेंस बचेगा, और यहाँ दूसरी मशीन 8 लाख की है 40,000 माइनस किया तो हमारा बैलेंस आता है 7,60,000। टोटल मशीन्स बैलेंस हमारे पास अवेलेबल क्या होगा आउटर कॉलम में 22 लाख। और ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो मशीनरी अकाउंट कंप्लीट होता है। दोनों साइड का हम टोटल मिलाएंगे तो टोटल हमारे पास 24 लाख आ जाता है। अब ये जो हमारा बैलेंस है फर्स्ट मशीन प्लस सेकंड मशीन का 22 लाख, इस 22 लाख को हम नेक्स्ट ईयर में 2010 अप्रैल 1 को लेकर के आ जाएंगे टू बैलेंस मशीन नंबर 1 14,40,000 ये, और सेकंड है 7,60,000 तो 7,60,000। टोटल हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा 22 लाख का। और इसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2011 को 10% 16 लाख का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो इसकी कॉस्ट वैल्यू होती है परचेजिंग कॉस्ट है, तो ये परचेजिंग कॉस्ट पर ही हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसलिए हमने 16 लाख पर ही 10% फिर चार्ज किया 1,60,000, और 8 लाख पर हमने जो चार्ज किया तो वो आएगा 80,000। टोटल हमारा 2,40,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब बैलेंस हमारे पास बचता 12,80,000, 14,40,000 में से माइनस करेंगे 1,60,000, तो हमारा बैलेंस 12,80,000 फर्स्ट मशीन के लिए, और 7,60,000 की सेकंड मशीन है कब, अप्रैल 1 2010 को। और ये लास्ट में हमारे पास 80,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो करके कितने की बचेगी 6,80,000 की। टोटल डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में चार्ज किया 19,60,000। तो ये इस तरह से ये सेकंड ईयर हो गया। अब हम थर्ड ईयर में जब मशीन को सेल आउट करते हैं तो वहाँ हम किस तरह से अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे, अकाउंट को किस तरह से लिखेंगे, ये आप विशेष ध्यान दें। थर्ड ईयर में फर्स्ट अक्टूबर 2011 को हमने मशीन को बेच दिया, तो सेल करने पर हमारा क्या आएगी एंट्री, बाय बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश तो बड़ी अमाउंट को हम नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बैंक को ही यूज़ करना उचित समझता हूँ। बाय बैंक अकाउंट 10,40,000 में हमने सेल कर दिया। अब 1 अक्टूबर 2011 तक हमारा जो मशीन ने हमारे कारखाने में, हमारे फैक्ट्री में वर्क किया है, तो उसको हमने चलाया है, तो 6 मंथ का हमारे लिए उस पर डेप्रिसिएशन काटना होगा। जितने समय हमने मशीन को यूज़ किया उतना हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 10% ऑफ 16 लाख, तो हमारे पास 10% है तो 1,60,000 का हाफ होगा 80,000 6 मंथ का, और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ गया। अब इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 11,20,000 का टोटल अमाउंट होता है, और हमारे जो मशीन है उसकी प्राइस क्या है 12,80,000। 12,80,000 में से 11,20,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे लिए लॉस आएगा बेचने पर। सेल करने पर जो लॉस है उसको हम यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 1,60,000। तो ये हुआ हमारा क्या, किसी संपत्ति को यदि हम बेचते हैं तो बेचने पर अकाउंटिंग कैसे होगी। पहले उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस, और उसने जितने समय तक काम किया है उतने समय का डेप्रिसिएशन लेंगे, और उसके बाद यदि हमारा ये कॉस्ट प्राइस से ये सेलिंग प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन की राशि छोटी होगी तो हमें लॉस होगा, अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, जिसे हम डेबिट में दर्शाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और अब हम देखिए 2011 में हमने नई मशीन अक्टूबर 1 में फिर से ख़रीद ली थी, तो टू बैंक अकाउंट 20 लाख। अब हमारे पास ये दो मशीन है 6,80,000 की और एक ये 20 लाख की। उन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब, 31 मार्च को। 31 मार्च को हम क्या करेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% ऑफ 8 लाख है ना। तो 8 लाख का हमारे मशीन की कॉस्ट है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हम डेप्रिसिएशन काटते हैं, इसलिए 8 लाख में 80,000 ये काटा, और 20 लाख का 6 मंथ हमारे पास ये मशीन ने काम किया। तो हमने मशीन काम करने का 6 मंथ का टाइम था, इसलिए उसका 10% कितना होता है 2 लाख, तो हमने उसका हाफ किया 1 लाख इसका डेप्रिसिएशन होगा, और डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट होगी 1,80,000 2012 में। और अब हमारे पास बैलेंस बचेंगे इन सेकंड और थर्ड के लिए, तो 6 लाख है हमारा सेकंड जो मशीनरी है उसके लिए, और थर्ड जो हमने 20 लाख की खरीदी 1 लाख माइनस किया तो बैलेंस बचा 19 लाख, और 19 लाख और 6 लाख टोटल 25 लाख की असेट्स हमारी थर्ड ईयर में रह जाती हैं। और इस तरह से हमारा ये मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। तो मित्रों, आज आपने देखा किस तरह से हम असेट्स के अकाउंट डेप्रिसिएशन के साथ मेंटेन करते हैं। एक तो मैंने पहले बताया था कि अलग अलग असेट्स को केवल परचेज़ करने पर, और दूसरा यहाँ हमने देखा असेट्स परचेज़ करके बीच में बेचने पर। और ये थी स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थायी किस्त पद्धति में हमने सवाल को किया। इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें जब भी ह्रास काटा जाएगा तो हमारी परचेजिंग प्राइस माने ओरिजिनल जो कॉस्ट है ना, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हम इसमें डेप्रिसिएशन काटते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद, नमस्कार। नए वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे।